हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव 100 साइंस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। कल हम आप लोगों के लिए साइंस सीरीज का पार्ट 1 स्टार्ट किए थे और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए प्रत्येक दिन का जो वादा हम किए हैं कि आप लोगों तक 10 एमसीक्यू क्वेश्चन साइंस हो या एसएसटी हो या मैथ हो, हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे जब तक आप लोग का एग्जाम है। इसके अलावा अगर टाइम मिलेगा तो और भी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हम क्लास 10 के लिए बनाएंगे, ठीक है। और कल भी हमने 10 एमसीक्यू आपको इस तरीके का वीडियो के रूप में आप लोगों तक पहुंचाया और उम्मीद है कि आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन है, साइंस सीरीज पार्ट 2 का आज पहला क्वेश्चन है कि माइल्ड नॉन क्रोजिव बेस। अच्छा, यहाँ पे बात हो गया किसका? बेसिक सॉल्ट का। माइल्ड नॉन क्रोजिव बेसिक सॉल्ट, यानी कि बेसिक सॉल्ट मतलब बेस, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहला चीज कि बेसिक सॉल्ट जब बनाया जाता है, ये भी पूछ रहा है क्या? नॉन क्रोजिव। बेसिक सॉल्ट होना चाहिए लेकिन कौन सा? नॉन क्रोजिव। नॉन क्रोजिव मतलब जो हार्म न पहुंचाए। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमको पहला नजर आ रहा है CaOH ट्वाइस। अच्छा, इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग पढ़े एसिड बेस सॉल्ट में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक तरह का बेस होता है और ये क्या होता है? क्रोजिव होता है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो मोर देन 7 होता है। तो नॉन क्रोजिव बेस बिल्कुल नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। अच्छा, दूसरा आते हैं NaCl। तो NaCl का भी फॉर्मेशन होता है लेकिन ये क्या है? ये न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट होते हुए भी नमक जो होता है वो क्रोजिव होता है, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा आते हैं NaOH। ये आपको पता ही चल रहा है, सोडियम है, इसके साथ वाटर से मिलकर बेस बना हुआ है और हाईली क्रोजिव बेस होता है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। लेकिन अगर हम डी नंबर को देखते हैं तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो हम लोग सोडा पाउडर के रूप में क्या करते हैं? यूज करते हैं, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो पहला का आंसर कौन सा होगा? डी होगा, क्योंकि हम लोग उसको खाने में प्रयोग करते हैं। अगर वो क्रोजिव होता तो हम लोग उसका प्रयोग नहीं करते। तो पहला का आंसर क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं या बेकिंग सोडा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि रिसेप्टर्स। रिसेप्टर मतलब क्या होता है? जो रिसीव करे। जैसे सेंस ऑर्गन होता है ना, आईज जो है जो देखने में मदद करता है, नोज है जो आपको स्मेल में हेल्प करता है, तो उसी को हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं। यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। ये रिसेप्टर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? सेंस ऑर्गन में। तो आपसे पूछा गया गस्टेटरी, है ना, गस्टेटरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन। गस्टेटरी रिसेप्टर, तो हम लोग ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़े हैं कि 5 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे स्किन, स्किन को हम लोग क्या बोलते हैं? थिग्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। दूसरा आपका हो गया टंग। तो टंग को क्या हम लोग बोलेंगे? तो टंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर। तो टंग में हम टिक करेंगे, लेकिन और भी 3 होता है, ठीक है। जैसे नोज को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो रिसेप्टर, ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? जो साउंड को रिसीव करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 3 तो ऑप्शन होगा नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है? टंग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन की ओर। तो इसमें कहा गया कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर एक बना लिया जाए, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और इसको क्या बताया गया कि एक ऑब्जेक्ट को रखा गया फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो मानते चलो कोई एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ऐसे करके शो कर देते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, तो इट्स इमेज इज फॉर्म, ठीक है। तो इसका इमेज कहां पे बनेगा और कैसा बनेगा? तो हम लोग को पता है कि लाइफ चैप्टर का एक क्वेश्चन है, 2 तरह के मिरर होते हैं। एक होता है
कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये कौन सा मिरर के बारे में बात कर रहा है? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से होता है जो आउटवर्ड कर्व रहता है। ठीक है, तो इसका नियम क्या कहता है कि इसमें जब भी इमेज बनेगा तो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, इसमें रियल इमेज नहीं बनता है। तो चलिए देखते हैं आप लोग को क्या ऑप्शन में दिया गया है। कहता है कि एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसमें तो कोई इरेक्ट की बात ही नहीं आई। साथ में इसका एक नियम भी होता है क्या कि जब भी इमेज फॉर्म होगा वो कहां पे होगा? बिहाइंड द मिरर। अगर हम इसको ऐसे बनाए तो ये ऐसे चला जाएगा। अगर हम एक और इमेज को अगर गुजारा जाए तो मान के चलो यहां से आया, यहां से ऐसे चला गया। तो कहने का मतलब जब भी इसका इमेज फॉर्म होगा वो कहां होगा? बिहाइंड द मिरर होगा, यानी कि मान के चलो यहां पे होगा। तो बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होता है किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। तो पहला ऑप्शन में तो बिहाइंड द मिरर आया नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, एट ट्वाइस द डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट लिखा हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रंट ऑफ मिरर ज्यादातर जो होता है वो कौन सा मिरर बनाता है? कॉनकेव मिरर। तीसरा बताया हाफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें भी फ्रंट लिखा हुआ है, तो ये भी आपका गलत है। और चौथा जो ऑप्शन है आपका क्या है? बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन, तो एक ही बच ही गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर। तो आप लोग जब भी एमसीक्यू को जब बनाओ तो थोड़े बहुत चैप्टर को अपने दिमाग में रिवाइज करो, उसके बाद आप अगर ऑप्शन को देखोगे तो 2-3 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही, 1-2 ऑप्शन तो गलत नजर आएंगे ही, जिससे कि आपको एमसीक्यू को चुनने में क्या होगा? आसानी होगा। और कोशिश करो कि ये जो एमसीक्यू बने वो सही बने, क्योंकि इसमें जो नंबर मिलता है आप लोग को फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर एक क्वेश्चन सही है तो 1 नंबर मिल जाएगा, इसमें मार्क्स कटता नहीं है, या तो 1 आता है नहीं तो 0 आता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करो। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, क्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्लोरीन को हम लोग क्या लिखते हैं? Cl2। क्या लिखते हैं? Cl2। और हमको पता है कि एक क्लोरीन जो होता है इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो 287 कितना होगा? 287। तो कहने का मतलब जब हम डॉट स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन को यहां रख दिए, एक क्लोरीन को यहां रख दिए। अच्छा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना है इलेक्ट्रॉन? 7 है। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को हम इसमें क्या करेंगे? शो करेंगे, तो इसका भी 7 होगा, इसका भी 7 होगा। तो 1 2 1 2 1 2 और एक इधर हम शो कर दिए। अच्छा, दूसरा तो इसके पास भी 7 होगा, 2 2 इधर भी 2 और इधर हो गया 1। तो अगर हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, और कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से होगा। कैसे होगा? क्योंकि इसका ऑक्टेट देखो, 2 4 6 और 2 8, इसका भी पूरा हो गया, और 2 4 6 8 इसका भी पूरा हो गया। अब इस तरह का अगर ऑप्शन आपको नजर आ रहा है तो उसको आप टिक कर दो, सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को उम्मीद है कि बनाने आता होगा। अगर बनाने नहीं आता है तो हमको कमेंट्स करके बताइए, हम आप लोग को सिखाएंगे। ठीक है, और उसका भी वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो अब आप ही लोग बताओ कौन सा आंसर सही होगा? तो ये तो है नहीं, ये है नहीं, तो आंसर कौन सा सही है? सी नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एमसीक्यू को बनाया करिए। अच्छा, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 5 कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। कहता है कि कौन सा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अगर आप दूध को दही के रूप में कन्वर्ट करोगे तो उसमें बदलाव आता है। ठीक है, वो क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, तो अगर देखा जाए तो इसमें केमिकल चेंज है। अच्छा, दूसरा अगर ऑप्शन देखे, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप लोग को पता होगा ये केमिकल प्रोसेस नहीं है, कौन सा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस। और हम लोग पढ़े हैं कि फिजिकल प्रोसेस में कोई भी सब्सटेंस
चेंज नहीं होता है, वो अनचेंज रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी नंबर। बाकी अगर देखो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, तो ये सराने के लिए क्या करना चाहिए, फर्मेंटेशन मतलब ग्रेप्स को मतलब सराना, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। और डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे शरीर में जो भोजन पचता है वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इवेंट, कहता है वन ऑफ द इवेंट दैट डू नॉट ऑकर फोटोसिंथेसिस इज, जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो कौन सा इवेंट नहीं होता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिख दिया जाए, क्या क्या वो फोटोसिंथेसिस में यूज करता है, CO2 प्लस H2O और इसके साथ सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है, और ये बनाएगा क्या, C6H12O6 और प्लस में क्या बनाएगा, वाटर, और साथ में ऑक्सीजन क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस का क्या हुआ, इक्वेशन हुआ। अब इक्वेशन के हिसाब से अगर हम इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है, यहाँ नॉट पे ध्यान देना है, नहीं होता है। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो पहला ऑप्शन है कि क्लोरोफिल ऑब्जर्व सोलर एनर्जी। ये सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होता है, क्लोरोफिल का काम ही क्या है, सनलाइट को ऑब्जर्व करना। तो ये काम तो होता है, और इसमें पूछ रहा है कि नहीं जो होता है वो आप बताइए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। अच्छा, ये इस इक्वेशन को देख के आप बताइए, क्या इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, नहीं, इसमें से क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये जो घटना है, दुर्घटना है, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया में नहीं होता है। ठीक है, और बाकी भी दो पढ़ सकते हैं, ऑक्सीजन इज रिलीज, यहाँ दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ऑब्जर्व हो ही रहा है, ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो ही रहा है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा, बी नंबर सही है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा इसका मतलब पढ़ने में आप लोग कमजोर हो गए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ध्यान देते रहना जो हम बता रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत आप लोग को समझाते भी चले। ठीक है, अब ऐसा मत सोचिए कि हम MCQ ही, हम चैप्टर भी पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग हमसे जुड़े हुए नहीं थे, इसीलिए आप लोग को नहीं पता चला। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जुड़ते जाइएगा आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिप्लेशन ऑफ ओजोन। ओजोन लेयर किसके वजह से खराब होता है, तो हम ऑप्शन पढ़ के बता सकते हैं। ओजोन लेयर आप लोग को पता ही होगा क्या होता है, वो अल्ट्रावायलेट रेज जो आता है, यूवी रेज, उससे प्रोटेक्शन देता है। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन देखा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, पेस्टिसाइड है। अगर सपोज है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हार्म करता तो हम लोग प्लास्टिक वगैरह नहीं जलाते, है ना, और उससे तो होता नहीं है। जनरली क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं ना, उसके कारण क्या होता है, हमारा ओजोन लेयर खराब होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम्स विल डिटरमाइन अ मेल। अब इससे बढ़िया तो कोई चैप्टर है नहीं 10th का आप लोगों का। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन चैप्टर का है, और रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि मेल का फॉर्मेशन यानी कि बॉयज का फॉर्मेशन और गर्ल्स का फॉर्मेशन। तो थोड़ा बहुत हम लोग को समझा देते हैं। अगर मान के चलो ये आपका मेल पर्सन है, ठीक है, ये मेल पर्सन है, इधर से फीमेल पर्सन है, तो आप लोग को पता होगा कि मेल के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं दो वैरायटी के होते हैं। एक होता है एक्स क्रोमोसोम, दूसरा होता है वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, और इनके पास भी पेयर में होते हैं, लेकिन ये एक्स एक्स होते हैं। जब कॉपुलेशन होता है, ठीक है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उस दौरान यही क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से फर्टिलाइज होते हैं। तो सपोज दैट अगर एक्स के साथ, अगर एक्स का फर्टिलाइजेशन हुआ, एक्स के साथ एक्स का फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि एक्स और एक्स, तो एक बेबी का फॉर्मेशन होगा। उसी तरीके से वाई के साथ अगर एक्स का फॉर्मेशन हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। तो यहां पे दो स्थिति आई, या तो एक्स एक्स होगा, नहीं तो एक्स वाई होगा। एक्स एक्स जब होता है तो इसमें गर्ल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और एक्स वाई होता है तो इसमें
बॉयज का फॉर्मेशन होता है। आपसे बॉयज मतलब मेल। तो अब यहाँ पे आप खुद ही ऑप्शन समझ सकते हो कि कौन सा सही होगा। तो एक्स वाई बॉयज होता है, तो एक्स वाई कौन सा है, सी नंबर, तो सी नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप चैप्टर को पढ़े हुए रहोगे तो आपके लिए एमसीक्यू बड़ा ही इजी होता है। अच्छा नेक्स्ट, मेटल ऑक्साइड, क्या नाम है, मेटल ऑक्साइड का, यानी कि मेटल नॉन मेटल का आपका ये चैप्टर का है। तो मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल ऑक्साइड ज्यादातर जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि मेटल, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये तो एसिड के साथ सारे मेटल करते हैं, बट फ्यू ऑक्साइड्स, यानी कि मेटल के कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो ऑल्सो रिएक्ट विद बेस। सारे मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि वैसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड कौन सा बोलते हैं, एम्पोथेरिक ऑक्साइड। उसको कौन सा ऑक्साइड बोलते हैं, एम्पोथेरिक ऑक्साइड। एम्पोथेरिक ऑक्साइड सिर्फ दो ही मेटल बनाता है, एक आपका एल्युमिनियम और दूसरा आपका जिंक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऑप्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम तो बनाता नहीं है, क्योंकि एम्पोथेरिक ऑक्साइड सिर्फ दो ही मेटेलिक ऑक्साइड बना सकते हैं, और वो जिंक का बना हुआ और एल्युमिनियम का। यहाँ मैग्नीशियम है, बिल्कुल गलत। यहाँ जिंक है, ये सही हो सकता है, एल्युमिनियम है, ये सही हो सकता है, ये बिल्कुल गलत। तो आपको सेकेंड और थर्ड नंबर है ना, तो एक तो कि आप लोग याद भी रखना कि एम्पोथेरिक ऑक्साइड एग्जाम में भी आप लोग से पूछा जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो याद रखना कि these metals which those metal oxide which react with acid and base, ठीक है, तो उसको हम लोग एम्पोथेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे जिंक और एल्युमिनियम को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला वाला है, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा देखे 2 और 3, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आपको मिला है, 2 और 3, तो बी नंबर ऑप्शन सही है, तो ये भी आपका सही है, बाकी दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है ये एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2 का, और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ पर्सन द ट्यूबर्स पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अब ये लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा, नेफ्रॉन कहां पे पाया जाता है, किडनी में। तो हम लोग उससे रिलेटेड बात करेंगे। इज नॉट फंक्शनिंग, अगर मान के चलो नेफ्रॉन आपके बॉडी में कोई काम नहीं करेंगे किडनी के अंदर, तो व्हाट विल इट्स इफेक्ट टू द यूरिन फॉर्मेशन, तो जो यूरिन बनेगा उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सोचने की बात है, नेफ्रॉन का काम क्या है, यूरिन को, मतलब हमारे बॉडी में ब्लड को क्या करना, फिल्टर करना। ब्लड जब फिल्टर करता है तो उससे जितने भी नाइट्रोजस वेस्ट होते हैं वो सब हमारे बॉडी के बाहर आते हैं। अब मान के चलो नेफ्रॉन आपका वर्क नहीं करेगा, तो सारा चीज भूला हुआ आपके यूरिन के थ्रू वो कहां पे पहुंच जाएगा, यूरिन ब्लैडर में। तो कहने का मतलब वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, तो फिल्टर नहीं हो पाएगा इसका मतलब वो डाइल्यूट रहेगा, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स रहेंगी। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया, द यूरिन विल नॉट बी फॉर्म, यूरिन बनना थोड़ी बंद हो जाएगा अगर नेफ्रॉन नहीं रहेगा, तो यूरिन तो बनेगा ही, ठीक है, और भले फिल्टर करे या ना करे, वो अलग है कि वो यूरिन किस तरह का रहेगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन अनअफेक्टेड, क्वालिटी क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है नेफ्रॉन का। तीसरा, यूरिन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा, मतलब वो गाढ़ा हो जाना, तो ये भी गड़बड़ है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड। क्यों यूरिन डाइल्यूटेड होगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी नाइट्रोजस वेस्ट है वो सारे उसी के पास रह जाएंगे, फिल्टर रीऑब्जर्वेशन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेफ्रॉन में कुछ पार्ट्स होता है, जैसे वुमेन कैप्सूल हो गया, ठीक है, ट्यूबल्स हो गया, ठीक है, इसके पार्ट्स होते हैं। तो अगर ये सब आप लोगों को जानना है तो आप हमसे संपर्क करिए, और कमेंट्स में आप लोग हमको बताते जाइए कि क्या जो हम आप लोग के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं। फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में। टाटा।